उसको आइसोलेट करना, ये सब तो एक तरफ बात है। घोषित करने को लेकर दूसरी मुझे बात मैं ये लगता है कहना भारत चाहता को अब हूं, आगे बढ़ना होगा पाकिस्तान को लेकर। आकांक्षा जी मैं यही कहना चाहता हूं कि अब ये समय इन सब चीजों तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। अब ये समय है कि हमको खुल करके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार भी करेगा। लेकिन वो जो 2, 3, 4 टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने से अब काम नहीं चलेगा। अब भारत को अपनी नीति थोड़ी सी आक्रामक करनी चाहिए कि जहां जहां टेररिस्ट कैंप हैं, चाहे भले ही वो पाकिस्तान के भीतर हो, भले ही इससे युद्ध हो जाए, इससे पूरी संभावना है कि पाकिस्तान इसको अच्छे से नहीं लेगा, उसके एयर स्पेस में हम घुस करके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उसका भी रिटेलिएशन होगा और हमें इसके लिए युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें इजराइल से यह सबक सीखना चाहिए कि जब हमारे ऊपर घुस करके कोई आक्रमण करता है तो चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उसके अंदर घुस के उसको मारेंगे। ये हमको 100% करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे इन टेररिस्टों से। जी आकांक्षा जी। बिल्कुल, और सिर्फ सर ये बदला नहीं लेना होगा, पूरी तरह से अब खत्म करना होगा, इस आतंकवाद का सफाया तो करना होगा। क्योंकि मोहन सर, इससे पहले बदले तो हम कई बार ले चुके हैं, उरी का बदला भी ले लिया, फिर पुलवामा का बदला भी ले लिया, लेकिन वो बदला लेना काफी नहीं रह गया है ना सर। अब तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। मोहन सर देखिए आकांक्षा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और निरंतर हम डिफेंस फोर्सेस हैं या हमारी बाकी फोर्सेस हैं तो इस काम पे लगी रहती है। ऐसा कहना कि जस्ट बिकॉज कि एक अटैक हुआ है इसलिए हमें एक रिटेलिएशन करना है, ऐसा तो ठीक है, रिटेलिएशन जरूरी है, लेकिन रिटेलिएशन के साथ साथ ये एक निरंतर प्रोसेस है, एक कंटिन्यूटी है हमारे काम के अंदर। सिर्फ ये हुआ है जहां तक मुझे लगता है कि कहीं पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीक हुई है या इस तरह का कुछ चूक हुआ है और जिसको आराम से प्लग इन किया जा सकता है। लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या मीडिया का जिस तरह का एक नैरेटिव आता है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, शायद हमारी फोर्सेस या रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनने सोचा कि शायद वहां पे अमन चैन वापस आ रहा है। हालांकि ये सब चीजें हैं बार बार और वापस आ भी रहा है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो है, लोग फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमें देखना होगा जब टफ डिसीजन लिए जाते हैं, जब मुश्किल डिसीजन लेते हैं आप, तो उसके रिपरकशंस भी मुश्किल ही होते हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना पड़ेगा। कश्मीर में हमने एक बड़ा स्टेप लिया है और बड़े स्टेप के कुछ रिपरकशन भी आएंगे। अगर आपने कोई एक बड़ा काम किया है कश्मीर के लिए तो जरूरी नहीं कि 100% वहां पे लोग आपके साथ हों। एक आदमी भी अगर आपके साथ नहीं है तो वो भी आपको डैमेज करता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप उसको हर एक बंदे को या हर एक बंदे के लिए आप कोई फोर्सेस उसके पीछे लगा के रखेंगे। होता है इस तरह का, ये पॉसिबल है, इस तरह की सिचुएशन में पॉसिबल है, बट हमको इसका पॉजिटिव एंगल सोचना है। इसका पॉजिटिव एंगल यही है कि हमारी फोर्सेस वहां पे काम कर रही हैं, जिनकी वजह से आज टेररिस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अभी आपने देखा कि टेररिस्ट जो हैं वो टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सैलानियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी कमर तो ऑलरेडी टूट चुकी है। और कहीं ना कहीं सर, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बैठाने की कोशिश की गई? क्योंकि सिर्फ हमला वहां पर लोकल लोगों पर नहीं हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसी वजह से ये आतंकी इस बात को समझ रहे थे कि कैसे यहाँ जो पर्यटन बढ़ रहा है, जो आर्थिक खुशहाली यहाँ पर लोगों को मिल रही है, उस पर वार किया जाए, और शायद इसी सोची समझी साजिश से ये हमला किया गया। सर बिल्कुल आकांक्षा, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इतना बड़ा आपका चैनल है, आपके माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब हमें देखना है, पूरे हिंदुस्तान को दुनिया देख रही है कि हम इस तरह के अटैक होने के बाद किस तरह बिहेव करते हैं एज ए नेशन। ये हम उसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे या फिर एज ए नेशन बिहेव करेंगे, ये पूरी दुनिया आज देखना चाहती है। पाकिस्तान देखना चाहता है कि हम ऐसे हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करके बिहेव करें। बिल्कुल सर, और वक्त आ चुका है कि सबको साथ आकर इस तरह के हमलों का जवाब देना होगा, बजाय इसके कि हम यहाँ सवाल जवाब करें या फिर किसी पर भी सवाल उठाए। जरूरत है अब एकजुटता की। मैं आपके पास सर वापस लौट रही हूँ। आलोक सर, आपके पास आते हुए, अभी हाल ही में एक तस्वीर आई थी सामने जब पाकिस्तान के अंदर हमास के आतंकियों का स्वागत किया गया था। अब जब यहाँ ये कल जो हमला हुआ,
अगर इसके पैटर्न को हम समझने की सर कोशिश करें तो कल जो तस्वीर सामने आई, इससे पहले अब से 1.5 साल पहले इजराइल में हमास ने हमला किया था ठीक इसी तरह के पैटर्न को लेकर, और वही पैटर्न कश्मीर में कल देखने को मिला। आलोक सर। जी देखिए, इनका पैटर्न तो एक ही है और क्रूरता भी इनकी एक ही तरह की है बिल्कुल। और सवाल यह है कि हम पैटर्न से वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, लेकिन अब हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आकांक्षा जी। अगर आज के दिन में मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि अगर कोई भी बड़ा आदमी अभी भी भारत में बैठ के ये कहे कि सईद हाफिज जी, बिल्कुल सईद हाफिज जी, तो आप इस मानसिकता को समझिए कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम एक नहीं होंगे, हमारा देश एक होकर के इन शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा नहीं होगा, तो विरोधी देश तो हमारा मजाक ही नहीं उड़ाएंगे, इसका फायदा उठाएंगे। और आज विभिन्न देशद्रोही तत्वों को किन चीजों से बढ़ावा मिल रहा है? इन्हीं सब चीजों से बढ़ावा मिलता है उनको, इन्हीं सब चीजों से। वो जानते हैं कि भारत में अभी भी बैठे बहुत सारे लोग हैं जो उनको जी बोलेंगे, जो उनके लिए वकील खड़ा करेंगे, जो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे। एक बहुत बड़ा तबका उनके सपोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करता है वकीलों के ऊपर में। तो ये इस तरह की चीजों को मैं प्लग करने की बात कर रहा हूं। मैं एक जनमानस तैयार करना पड़ेगा इसके लिए कि जो भी इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं उनका जन बहिष्कार हो। वो कैसे भारत में अपना अस्तित्व बना के रखते हैं अगर वो हाफिज जी बोलते हैं? सईद हाफिज को कोई जी कैसे बोल सकता है? लेकिन सर, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और सिर्फ इन पाकिस्तानी आतंकियों की बात नहीं हम कर सकते, हमें उन लोगों की भी बात करनी होगी जो इनकी मदद करते हैं। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया उन लोगों का जो इन जैसे लोगों को, इन जैसे आतंकियों को इज्जत देते हैं, लेकिन उन लोगों का भी तो सब परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा ना, जो हमारे देश में बैठकर हमारे देश का खा रहे हैं और फिर देश के खिलाफ इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा जी, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं कि और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी भी हमारी जनता की आंख पूरी तरह खुली नहीं है। आप अभी भी इन छोटे छोटी चीजों को अपने आप को आप उलझाए हुए हो। आप जो ब्रॉडर नैरेटिव सेट किया गया है इस देश को विभाजित करने के लिए, उसको आम जनता समझ नहीं पा रही है। हमको आम जनता तक इस चीज को समझाना पड़ेगा। आप एक जगह कोई घटना होती है तो हम उसको एक स्मॉल नैरेटिव बना करके, अरे ये तो एक ऐसा घटना थी, इसको हमको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और हम सभी एक हैं, और इस तरह का जो नैरेटिव डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी आप जनता को समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग जगहों पे इस तरह के नैरेटिव जो खड़े होते हैं, हत्याएं होती हैं, आक्रमण होता है, दंगे होते हैं, ये क्या नैरेटिव है? इस नैरेटिव के खिलाफ जब तक जनता एकत्रित नहीं होगी, जब तक एकजुट नहीं होगी, तब तक हमारा देश कैसे एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ेगा? और दुश्मन को तो इससे आत्मबल मिलेगा ही, आत्मबल मिलेगा उनको। शर्जिल इमाम जैसा आदमी बोलता है चिकन नेट काट दिया जाए, और वो इसी देश में घूम रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले जेएनयू में, मैं जेएनयू का पढ़ा हूं, बता दूं, वहां पर नारा लगा, जिसने भी लगाया वो भारत में घूम रहा है, राजनीति कर रहा है। वो एक पार्टी में ज्वाइन कर लिया उसने, राष्ट्रीय पार्टी में। तो क्या हम हैं? क्या हमारा देश, हमारे देश की जनता कब समझेगी इस बात को? तो जब तक हम सुदृढ़ और एक नहीं होंगे इन ताकतों के खिलाफ, तब तक तो दुश्मन हमारा फायदा उठाएगा ही और हमको चोट पहुंचाएगा। हम उससे बच नहीं पाएंगे। जाहिर तौर पर सर, बिल्कुल। मैं आप तीनों के पास अभी वापस लौट रही हूं।